नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, हम फिजिक्स के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण में हमने 2 क्लास कर चुके हैं। आज की जो क्लास होगी वह क्लास नंबर 3 होगी। हमने गुरुत्वाकर्षण का जो पहली क्लास था उनमें हम गुरुत्वाकर्षण को बहुत ही बारीकी से समझे, है ना। गुरुत्वाकर्षण का क्या कारण है, क्या नियम है, इस सब के बारे में हमने देख लिए पहली क्लास में। न्यूटन गति का नियम के बारे में देख लिए कि न्यूटन गति का नियम क्या है ना, जी का वैल्यू किसने फाइंड किया है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ये सब के बारे में हम देखते हैं। गुरुत्व ग्रेविटी क्या होता है, जी का वैल्यू कहाँ से फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, जी के मान में जो वेरिएशन होता है कहाँ कैसे हो रहा है, जी का मान का कहाँ कितना होता है, वो सब चीज़ को हमने यहाँ पर देख लिए थे, ये सब चीज़ को। फिर उपग्रह के बारे में हमने देखे कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट किसे कहते हैं, उसका कक्षीय वेग क्या होता है, ये सब के बारे में हमने देखे थे। आज का जो है मेरा क्लास 3 होगी। आज का मेरा क्लास नंबर 3 है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 3 का। ये जो है मेरा क्लास 3 है। आज हम बात कर रहे हैं प्लायन वेग के बारे में। प्लायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, प्लायन वेग क्या होता है। किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने अधिक वेग से फेंकते हैं वह उतनी अधिक ऊंचाई तक ऊपर जाती है। अधिवेग को क्रमशः बढ़ाते जाए एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी और अंतरिक्ष में चली जाएगी और पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इस न्यूनतम वेग को ही हम प्लायन वेग कहते हैं। यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखें, हम इसको लिखते हैं कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने, हम इसको लिखते हैं, 1 मिनट, थोड़ा हम साइज को छोटा करके, हाँ, किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने अधिक वेग से फेंकते हैं वह उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर जाती है। हमने इस चीज़ को देखे हैं, जाती है। अधिवेग को क्रमशः बढ़ाते जाए, यदि वेग को क्रमशः बढ़ाते जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी, है ना, और अंतरिक्ष में चली जाएगी, और अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, ये पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। और इसी न्यूनतम वेग को प्लायन वेग कहते हैं। इसी न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं, प्लायन वेग कहते हैं। मैंने समझ लें क्या हुआ कि यदि हम पृथ्वी की सतह से, मान लो कि यहाँ से
हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, अब इतनी तेजी से फेंके कि ये पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी को पार कर जाए, तो वो पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी और वो अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगी, है ना। इसी को बोलते हैं, वो जो जितना वेग से हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं जो कि इसको ग्रेविटी से बाहर जा रहा है, तो उसी वेग को हम बोलते हैं प्लायन वेग। प्लायन वेग में समझ क्या कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए और वह पृथ्वी के गुरुत्व को पार कर जाए और फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आए, उसी को हम बोलते हैं प्लायन वेग। उसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, प्लायन वेग बोलते हैं, प्लायन वेग। एक भाषा यदि सिंपल भाषा में लिखेंगे तो क्या होगा कि प्लायन वेग वह न्यूनतम बल, जैसे कि हम यहाँ पर यदि बोलेंगे कि न्यूनतम जो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाने वाली वेग, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाने वाले, यानी ये क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र पार कर जाने के लिए जो न्यूनतम वेग होता है, उसी को बोलते हैं प्लायन वेग। प्लायन वेग एकदम एक सिंपल सी वर्ड में याद रखें कि पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र पार कर जाने के लिए न्यूनतम वेग जो होता है वही होता है प्लायन वेग। यदि हम यहाँ पर बात करें कि पृथ्वी के तल से प्लायन वेग का मान जो होता है वो कितना होता है, पृथ्वी एक मिनट कलर को चेंज कर देते हैं। पृथ्वी के तल से प्लायन वेग का मान यदि हम बात करें कितना होता है, वो होता है जी एस के छोड़ो, हम पहले इधर का मान लिख रहे हैं। प्लायन वेग का मान क्या होता है, वो प्लायन वेग यदि हम यहाँ पर बोलें कि v एस्केप वेलोसिटी बराबर होता है √2g/r रेडियस पृथ्वी का। ये वाला मान मेरा होता है किसका, पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी का। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का पिछले क्लास में हम देखे थे, कहाँ पर है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है √g/e होता है, इस चीज़ को हम देखे थे। यहाँ पर पृथ्वी के तल से प्लायन वेग का मान कितना, एस्केप वेलोसिटी। यदि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में दोनों में हम यदि रिलेशन देखेंगे, उसको भी रिलेशन देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबका मान यदि हम रखते हैं एस्केप वेलोसिटी, जी का मान यदि हम यहाँ पर रख देते हैं, इसमें यदि हम जी बराबर रख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यदि हम यहाँ पर रेडियस रख देते हैं, रेडियस अर्थ का 6.4 गुने 10⁻6 मीटर यदि हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से हम एक फाइंड कर लेते हैं एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू। तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी या इस वेग से यदि किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्व को पार कर जाएगा, इसलिए यदि यहाँ पर बोलेंगे कि अतः यहाँ पर बोलेंगे यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के
पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगी, यानी कि वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को क्या कर जाएगी, वो पार कर जाएगी और पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उपग्रह के लिए जो कक्षीय वेग जो होता है वो कक्षीय वेग कितना होता है। यदि हम यहाँ पर एक रिलेशन की बात करें कि उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है, हम कल की क्लास में देखा था उपग्रह का कक्षीय वेग यानी v ऑर्बिटल होता है √g/r। उपग्रह का हम यदि बहुत बात बोलें, उपग्रह का पलायन वेग यदि हम बात करें, जिसको बोलते हैं v एस्केप वेलोसिटी, इसको बोलते हैं √2gre v एस्केप वेलोसिटी है ना, ये वाला है। यदि ये दोनों में हम रिलेशन फाइंड करें तो क्या रिलेशन आएगा, देखो दोनों में सेम है। यहाँ पर यदि हम इसको गुना कर दें √2 से, यदि भी यानी इक्वेशन इसको मान ली, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये वाला 1 है और ये वाला इक्वेशन 2 है। यदि इक्वेशन 2 को समीकरण 1 को यहाँ पर यदि हम यहाँ √2 से गुना कर दें, समीकरण 1 को √2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को √2 से गुना कर दो तो क्या कर √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर √2 इंटू √g/r, ये चीज़ होगा ना। तो यहाँ पर √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर, देखो ये रूट के अंदर हो जाएगा पूरे 2gre, और ये जो है 2gre इक्वेशन 2 के अनुसार, ये देखो इसकी जगह पर ये दोनों बराबर है कि नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसकी जगह पर ves लिख सकते हैं। इसलिए √2 v ऑर्बिटल बराबर v एस्केप, यानी जो एस्केप वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का 2 गुना है, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का 2 गुना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि पलायन वेग जो होता है कक्षीय वेग जिसको बोलते हैं v ऑर्बिटल, वो का √2 गुना है। पलायन वेग जो है, ये पलायन वेग है कक्षीय वेग का कितना गुना है, √2 गुना है। इसलिए यदि यहाँ पर बोलें, इसीलिए यदि किसी उपग्रह की चाल को √2 गुना या लगभग 41% से बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगी। तो क्या होगा, ये जो है सब, ये उपग्रह क्या करेगा, अपनी कक्षा को पार कर जाएगा और पलायन कर जाएगा। अब यहाँ पर हम यदि देखें कुछ कंडीशन को कि उपग्रह में भारहीनता कब होती है, वेटलेस कब होते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं उपग्रह में भारहीनता कब होती है। यहाँ पर देखो, उपग्रहों में भारहीनता, कब होती है। उपग्रहों में भारहीनता जैसे माने कि उसका भार क्या है, वेटलेस हो, यानी कि वेटलेसनेस होता है।
किसमें? सैटेलाइट में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो होता है, पहला कंडीशन हम जाए लिखने में कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर, कृत्रिम उपग्रह के अंदर, कृत्रिम उपग्रह के अंदर, कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है, भारहीनता की अवस्था में होती है। अर्थात इसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री को भी भारहीनता का अनुभव होता है ना, क्योंकि ऊपर जैसे हम जाते हैं ना तो उस जी का मान कमी हो जाती है, यानी जी लगभग शून्य हो जाती है। इसी कारण से उपग्रह के तल और आतरे पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। इसलिए उपग्रह के अंदर यदि कोई व्यक्ति गिलास से पानी पीना चाहे तो वह उसे नहीं पी सकेगा, क्योंकि गिलास टेढ़ा करते उसमें जल निकलकर बाहर बूंदों के रूप में तैरने लगेगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को भोजन आदि पेस्ट के रूप में ट्यूब में भरकर दी जाती है ना। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में, हम बताइए ना, यदि वो पानी पीना चाहेगा उसके अंदर तो पानी, ग्रेविटी तो उसमें लग ही नहीं रहा है, यानी भारहीनता की स्थिति में है, वो व्यक्ति भी उसमें भारहीनता को दर्शाएगा, माने वो अनुभव करेगा। यदि वह गिलास से पानी पीना चाहेगा, गिलास टेढ़ा करना चाहेगा तो उसमें से जल निकलकर बाहर बूंद के रूप में तैरने लगेगा तुरंत, क्योंकि वो जल भी क्या होगा, वेटलेसनेस हो गया तुरंत। इसलिए अंतरिक्ष यात्री का जो भोजन आदि जो होता है वो पेस्ट के रूप में ट्यूब में भरकर दी जाती है, ले भारहीनता हो जाती है, इसलिए इसको चंद्रमा की पृथ्वी का, चंद्रमा जो है तो पृथ्वी का एक उपग्रह, परंतु चंद्रमा पर भारहीनता नहीं है। जैसे कि आप देखो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा भी तो पृथ्वी का एक उपग्रह, लेकिन इसमें भारहीनता क्यों नहीं है? तो नहीं है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होने के कारण चंद्रमा स्वयं अपने तल पर स्थित व्यक्ति पर एक आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा, इसका कारण यह है कि चंद्रमा भी पृथ्वी का, यहाँ पर लिखते हैं हम, यदि चंद्रमा भी पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, लेकिन ये उपग्रह कौन सा है? एक प्राकृतिक उपग्रह है, कृत्रिम नहीं है। चंद्रमा, पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो चंद्रमा है ना। परंतु क्या करता है चंद्रमा, परंतु चंद्रमा पर भारहीनता नहीं है, चंद्रमा पर भारहीनता नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि चंद्रमा का द्रव्यमान का जो द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान ये क्या कर रहा है, अधिक होने के कारण, चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होने के कारण, चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होने के कारण क्या कर रहा है, चंद्रमा स्वयं अपने तल पर स्थित व्यक्ति पर एक आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा अपने तल पर चंद्रमा स्वयं, यहाँ पे लिखते हैं चंद्रमा स्वयं अपने तल पर स्थित व्यक्ति पर एक आकर्षण बल लगाता है, एक आकर्षण बल को क्या करता है, लगाता है, जिसके कारण उसे कुछ भार का अनुभव होता है। इसी के कारण, जिसके कारण उसे कुछ भार का अनुभव होता है। यहाँ पर उसके कारण इसे क्या होता है, कुछ भार का अनुभव होता है। हम यदि बात बोलें कि चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का 1/6 गुना है, हमने यह बात कही कि चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि जी जो है सो अर्थ का, वो होता है, ये अर्थ बराबर है 6 टाइम होता है किसका, जी मून का, यानी कि चंद्रमा का जी का 6 गुना अर्थ का जी है। यदि हम यहाँ पर मून का अर्थ की बात करें, मून का, यदि हम जी का वैल्यू बात करें मून का, तो वो जो होगा, वो जी जो होगा अर्थ का,
अर्थ का जो जी होगा उसका 1/6 यानी कि 6वां भाग होगा। इसलिए यदि हम बात करें कि जी सॉरी यहाँ पर यदि हम बात करें वेट, यदि हम इसी में बात करें वेट माने वजन, यदि हम बात करें वेट कहाँ पर वेट, मून पर। ये मून पर जो वेट होगा वो वेट जो होगा पृथ्वी पर वेट, यानी जो वेट होगा मेरा अर्थ पर जो वेट होगा उस वेट का 6 भाग चंद्रमा पर वेट होगा। यदि कोई व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन का है तो चंद्रमा पर उसका वेट 100 न्यूटन का होगा, 100 न्यूटन का होगा। इसको ध्यान रखना है, इस रिलेशन को ध्यान रखना है, इस रिलेशन को ध्यान रखना है। यहाँ डायरेक्ट प्रश्न आता है इससे, इस रिलेशन को ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ बात करें ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम। केपलर ने ग्रहों की गति के लिए कितने नियम दिए हैं, उस सारे नियम को हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए ग्रहों की गति संबंधी केपलर का कौन सा नियम है, तो पहला देखते हैं, बात करते हैं। तो हम केपलर से संबंधित यहाँ पर नियम को देखते हैं कि केपलर ने कौन कौन से नियम को दिया था ग्रहों की गति के लिए। एक मिनट, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तब केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम दिए थे। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, एक मिनट। हाँ, केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। ग्रहों की गति संबंधित, केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। अब यहाँ पर हम तीनों नियम का एक चेक करके देखेंगे कि वो 3 नियम जो थे वो 3 नियम कौन कौन थे। पहला नियम यदि हम देखें, केपलर का प्रथम नियम, केपलर के ग्रहों के लिए प्रथम नियम, जो केपलर का प्रथम नियम जो था वो प्रथम नियम था कक्षाओं का नियम। यदि हम बोलेंगे कि प्रथम नियम जो था वो कक्षाओं का नियम था, ये था कक्षाओं का नियम। प्रथम नियम जो था ग्रहों का प्रथम नियम था वो कक्षाओं का नियम था। कक्षाओं का नियम क्या है कि प्रत्येक ग्रह जो होता है वो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। क्या होता है, यहाँ पर यदि हम लिखेंगे कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार यानी जिसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ, टिकल है ना, कक्षाओं नहीं सिंगल एक उपग्रह की बात कर रहे हैं। कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य जो है ग्रह की कक्षा के एक फोकस पर, ग्रह की कक्षा
कि एक फोकस पर स्थित होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, केपलर का जो प्रथम नियम था वो कक्षाओं का नियम था। वो क्या बोला कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है। जैसे मान लो ये यदि मेरा सूर्य हो गया, ये मेरा सन हो गया, तो ये सन के चारों ओर जो है एक दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या करेगा, रोटेट करेगा। एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर, फिगर क्यों नहीं बन रहा है, चलो हम पहले दीर्घवृत्ताकार पथ को ही बना लेते हैं। ये है दीर्घवृत्ताकार पथ। यह है दीर्घवृत्ताकार पथ। इस दीर्घवृत्ताकार पर इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। ये इलिप्टिकल पाथ का दो फोकस होता है, एक F1 होता है और एक होता है F2 होता है। यहाँ पर एक F1 पर यहाँ पर होता है सूर्य, सन। तो सन जो होता है एक यहाँ पर हो गया सन, और यहीं पर ये दीर्घवृत्ताकार पथ में कोई यहाँ पर प्लैनेट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। एक प्लैनेट को यहाँ दिखा रहा है, ये प्लैनेट है, ये चक्कर लगा रहा है। ये मेरा हो गया सन, ये सन सूर्य हुआ। चलिए हम डायरेक्ट इसको, ये शून्य हो गया, हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ, ये सन हो गया और ये हो गया प्लैनेट हो गया। तो ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। सूर्य कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है, यानी कि एक फोकस F1 है और एक F2 है, यानी एक फोकस पर ये यहाँ पर होगा, ये F1 है और ये F2 है। तो पहला नियम यही था, पहला नियम यही है। दूसरा नियम क्या दे रहा है, दूसरा नियम की बात करते हैं। प्रथम नियम देख लिए, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, दूसरा नियम जो है वो क्षेत्रीय चाल का नियम है, क्षेत्रीय चाल का नियम। दूसरा पेन से दे देते हैं इसको। क्षेत्रीय चाल का नियम, दूसरा नियम जो मेरा है वो क्षेत्रीय चाल का नियम है। क्षेत्रीय चाल का नियम है, ये क्या चीज़ बोल रहा है, सो देखिए, क्षेत्रीय चाल का नियम, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। यहाँ पर यदि हम बोलें ये क्या हो, लिखेंगे कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जिसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है ना। ये चीज़ यहाँ पर देख लिया। इसका प्रभाव यह होता है, इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग जो होगा, उसका वेग बढ़ जाता है, और जब दूर होता है तो उसका वेग जो है वो क्या होगा, कम हो जाता है। देखिए, यदि हम बोलें कि ग्रह सूर्य के पृथ्वी, हम यदि पृथ्वी बोलेंगे, पृथ्वी के एक चीज नोट में करके लिख दें यहाँ पर
कि पृथ्वी जो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक किस दिन को होता है, तो किस तिथि का होता है सबसे नज़दीक, तो 3 जनवरी का। और सबसे दूर किस तिथि को होता है, तो 4 जुलाई को होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 3 जनवरी का जो है पृथ्वी का चाल जो है सो बहुत ही ज़्यादा तेज होगा, और 4 जुलाई जबकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए 4 जुलाई को पृथ्वी का गति जो होगा वो कम हो जाएगी। पृथ्वी की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि यहाँ पर बात करें ऐसी, ये मेरा इलेक्ट्रिकल पाथ हो गया। एक में हम यहाँ पर एक फोकस में क्या है मेरा, यहाँ पर सन है, ये मेरा सन है, और यहाँ पर यदि मान लो अर्थ, यहाँ पर मान लो अर्थ है, अर्थ है। तो ये यहाँ से यहाँ ये वाला जो दूरी होगा, ये दूरी कब ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये सेंटर से लिया जाता है, ये वाला ये दूरी जो है ये होता है 4 जुलाई को। और यहाँ से जब दूरी सूर्य से यहाँ पर पृथ्वी की दूरी बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ वेग जो होगा वेग कम होगा, यानी वेग कौन होगा, वेग यहाँ पर कम होगा। और ये वेग कम होगा यानी दूरी क्या हो रहा है, दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर जो है दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है इसलिए वेग कम होगा। और ये किस तिथि को होता है, ये होता है 4 जुलाई को। ये घटना है 4 जुलाई को होता है, सबसे ज़्यादा दूर होता है। और यदि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मान लो पृथ्वी आ गया, पृथ्वी मान लो कि यहाँ पर आ गया इस तिथि को, यहाँ पर यदि अर्थ है पृथ्वी, तो ये यहाँ पर डिस्टेंस इसका बहुत ही कम हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस इसका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा इस ये वाला। और ये वाला तिथि जो होता है यानी कि वेग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएगा, यानी वेग इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। दूरी क्या है, दूरी कम हो गया, और ये होता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को ज़्यादा हुआ। तो ये जो नियम जो दिया है ये क्या है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर चले हैं पृथ्वी और किसको, सूर्य को लेकर, यानी कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी यहाँ पर ग्रह तो कुछ भी हो सकता है ना, हम पृथ्वी को ले लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान, ये दूसरा नियम है। यदि हम तीसरा नियम की बात करें, ग्रहों की गति से संबंधित तीसरा नियम, चलिए हम बात करते हैं ग्रहों की गति से संबंधित तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या है उस चीज़ को हम देखेंगे। चलो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर एक बात कर लें, इसका एरियल वेलोसिटी यदि हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो dA/dt वो होता है नियत। ये क्या रहेगा, ये नियत रहेगा। यदि यहाँ पर हम बात करें कि केपलर का द्वितीय नियम जो है, ग्रहों से संबंधित केपलर का दूसरा नियम जो है, केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण नियम की पालन करता है। नियम का क्या कर रहा है, ये उसके कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को पालन कर रहा है। चलिए देखिए तीसरा नियम क्या है, तो थर्ड लॉ को देखते हैं। तृतीय नियम, इसको बोलते हैं परिक्रमण काल का नियम। जो तीसरा नियम है वो परिक्रमण काल का नियम है, तीसरा नियम। तो हम बोलते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह जो चक्कर लगा रहा है,
सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल यानी टाइम पीरियड कहते हैं। ये चीज़ है। यदि यहाँ पर बात करें कि परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है, काल का वर्ग यानी कि टी स्क्वायर, परिक्रमण काल का वर्ग माने टी स्क्वायर, परिक्रमण काल का वर्ग। ग्रह जो होता है, ग्रह की सूर्य से औसत दूरी इसको बोलते हैं r के घन यानी कि r⁻³ के अनुकर्मानुपाती होता है। अनुकर्मानुपाती ये होता है। अर्थात यदि हम बात करें कि टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r⁻³ ये चीज़ होता है। इसका प्रभाव यह होता है, यह होता है कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रह का परिक्रमण काल अधिक होता है, कि सूर्य से अधिक दूर का ग्रह का परिक्रमण काल यदि होगा, परिक्रमण काल अधिक होता है। सूर्य से अधिक दूर का ग्रह का परिक्रमण काल भी अधिक होता है ना। यदि हम बात करें सूर्य के निकट ग्रह बुध का परिक्रमण काल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य का निकट ग्रह कौन है? सूर्य का निकट ग्रह बुध, ये बुध है का यदि हम परिक्रमण काल की बात करें तो वो परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन होता है। यदि हम यहाँ बात करें सूर्य से दूर का ग्रह जो है, सूर्य से दूर का ग्रह, जैसे कि हम बात कर लेते हैं वरुण, जिसको बोलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून का परिक्रमण काल की बात करें, परिक्रमण काल होता है 165 वर्ष। 165 वर्ष। तो हमने यहाँ पर देखें कि जैसे कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध हो गया, इसलिए इसका परिक्रमण काल मात्र 88 दिन है। सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है वरुण है, जिसको बोलते हैं नेपच्यून, इसका परिक्रमण काल हो गया 165 दिन हो गया, 165 दिन के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जैसे जैसे सूर्य से दूर का जो ग्रह होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होते जाएगा। यही बोला ठीक है ना, क्वेश्चन पूरा बना ही नहीं, 5 को है अभी ले जाओ और फिर हम भेज देंगे। लेके जाएंगे 1 मिनट। तो
आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं लिफ्ट में व्यक्ति का भार। अगला टॉपिक है मेरा और ये लास्ट टॉपिक है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार कैसे होता है। हमने केपलर से संबंधित तीनों नियम को देखे कि जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है कि एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करता है, एक कक्षीय का नियम होगा। दूसरा क्षेत्रीय चाल का नियम हुआ कि क्षेत्रीय चाल, दूर जो है उसका चाल कम होगा और जो नज़दीक है चाल बढ़ जाएगा। तृतीय नियम में बोला कि जो दूर है उसका परिक्रमण काल जो होगा वो ज़्यादा होगा, नज़दीक जो है उसका परिक्रमण काल कम होगा। ये किस पर डिपेंड करता है, टी स्क्वायर डेल्टा पर आर पर पावर 3, यानी इसकी जो दूरी है उसके दूरी औसत दूरी के घन पर डिपेंड करता है। और औसत दूरी ये कहाँ से मापा जाता है, ये मापा जाता है ये वाला यहाँ से, इसकी दूरी को। चलिए लिफ्ट में व्यक्ति का भार के बारे में देखते हैं कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार क्या होता है। चलिए हम लिफ्ट में व्यक्ति के भार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार। चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि लिफ्ट में किस प्रकार से व्यक्ति का भार। नहीं देखिए, कभी लिफ्ट में शून्य हो जाता है, कब लिफ्ट में भार व्यक्ति का शून्य होता है, कब वो अपने आप को ज़्यादा वेट महसूस करता है, कब वो अपने आप को कम वेट का महसूस करता है। ये हम सभी कंडीशन को देखेंगे। हम यहाँ पर सभी कंडीशन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सॉरी लिफ्ट में व्यक्ति का भार में परिवर्तन, लिफ्ट में व्यक्ति का भार में परिवर्तन, इस परिवर्तन को हम यहाँ पर देख लें। लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन, पहला परिवर्तन, पहला कंडीशन को हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि जब लिफ्ट, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन जो हो रहा है किस में, तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर एक बात करेंगे कि लिफ्ट का पहले हम भार देख लें कि कितना है। सबसे पहले हम ये चीज़ को हम देख लेते हैं कि लिफ्ट का भार क्या है। लिफ्ट का भार, जो लिफ्ट का भार जो है उसको हम W से ले रहे हैं, वो W बराबर mg है, और लिफ्ट का भार mg नहीं mg मान लो इसको, उसके बाद हम दिखाएंगे कि mg है। और यदि हम मान लें कि लिफ्ट में वस्तु का भार, लिफ्ट सहित लिफ्ट में वस्तु का भार, लिफ्ट में वस्तु का भार ये जो है ये W डैश है, ये होगा mg प्लस माइनस ए। चलो हम इसको ऊपर में ही लिख देते हैं, mg प्लस माइनस ए, ये वो लिफ्ट में वस्तु का भार। पहला कंडीशन हम देख रहे हैं कि जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो लिफ्ट जो होगा, और एक सेकंड
हेलो, हाँ हाँ, चलिए हम क्या बात कर रहे थे, लिफ्ट में व्यक्ति का भार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है कि जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति जो होगा, तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति, इस व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। व्यक्ति बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। देखो, जब लिफ्ट त्वरण ये से ऊपर की जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यह कैसा होता है, ये क्यों होता है? क्यों? देखो, जैसे कि हम मान लो कि ये मेरा लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, मैंने ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है और लिफ्ट एक्सीलरेशन ऊपर की ओर हो रहा है। जी के कारण वो नीचे आ रहा है और ए के कारण वो ऊपर त्वरित है। यानी यदि ए ग्रेटर देन जी है तभी तो वो ऊपर की ओर जा रहा है। और एक संतुलित व्यवस्था में ये जो है, माने कि ये जो है सो जी से बड़ा है, इस कारण से इसका ये जी का वैल्यू से यदि ए का वैल्यू ज़्यादा है तो वो ऊपर की ओर गति करेगा। और इस कंडीशन में व्यक्ति का जो आभासी भार होगा, ये इस दशा में व्यक्ति का आभासी भार होता है, प्रतीत होता है। और इस दशा में व्यक्ति का जो आभासी भार होगा, व्यक्ति का आभासी भार जो होगा वो W बराबर वास्तविक भार प्लस एम। इस कंडीशन में व्यक्ति का आभासी भार जो होगा, यानी लिफ्ट में वस्तु का भार और व्यक्ति का भार W बराबर क्या होगा, mg प्लस mg, है ना, जहाँ क्या है m व्यक्ति का द्रव्यमान है। यानी क्या हो गया, ये वास्तविक भार mg प्लस mg है ना, उसमें जो वो अंतर जो देख रहा है अपने भार में वो mg है, यानी कि ये जो mg क्या है, अंतर जो देख रहा है, यानी कि लिफ्ट का भार mg हुआ। और ये जो mg है ये व्यक्ति के वास्तविक भार है, ये व्यक्ति का वास्तविक भार होगा। m का मतलब होगा यहाँ पर द्रव्यमान, यानी m व्यक्ति का द्रव्यमान को दिखा रहा है। चलिए, यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखें कि जब लिफ्ट ये त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा जब ये त्वरण से ऊपर जाती है, ये चीज़। और इस कंडीशन में वो जो आभासी भार होगा W बराबर mg प्लस mg, यानी कि बढ़ा हुआ। देखो ये जो है W डैश जो है उसका मान क्या हुआ, mg प्लस mg बढ़ गया ना, ये वैल्यू बढ़ गया। mg माने व्यक्ति का जो भार है, ये वास्तविक भार में से ये वाला भार बढ़ा हुआ लग रहा है। mg लिख देंगे हम यहाँ, व्यक्ति का वास्तविक भार, यहाँ पर लिख देते हैं हम वास्तविक भार। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वास्तविक भार। चलो दूसरा कंडीशन यदि हम यहाँ बात करें, दूसरा कंडीशन की यहाँ बात करें, जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे जाती है, नीचे आती है, तो इस दिशा में यदि हम बोलें व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है। यदि हम यहाँ पर W की बात करें, जो W डैश वास्तविक भार, वो mg वो जो वास्तविक भार है उनमें से m ये घटा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि ये आभासी भार। कि इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट क्या हुआ, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये रस्सी इसका है, ये लिफ्ट अब यहाँ पर जा रहा है नीचे की ओर, यानी ये। और ये जी भी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे की ओर लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की ओर लग रहा है। इस कारण से ये क्या हुआ कि लगता है कि वेटलेस हो रहा है, वेटलेस यानी कि लग रहा है कि व्यक्ति को कि मेरा वेट जो है सब कम हो रहा है, क्योंकि ये जो है सो जी
यदि ये जी के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर यदि मान लो ए और जी दोनों बराबर होगा तो वेट डब्ल्यू डैश बराबर 0 हो जाएगा। अब वो जी के बराबर नहीं है, जी के लगभग उसके नज़दीक, उसी के दिशा में जब जा रहा है, उसी यदि दिशा में जा रहा है तो वहाँ वो वेटलेस, वेट को थोड़ा कम महसूस करेगा, वेट को थोड़ा क्या करेगा, कम महसूस करेगा। ये कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है तो देखेंगे। तीसरा कंडीशन है जब लिफ्ट एक समान वेग यानी त्वरण, एक समान वेग कब होता है, जब त्वरण ए बराबर 0 हो जाता है, ए बराबर 0 से ऊपर। एक समान त्वरण के लिए हम ग्राफ में बताए थे जिसमें हम मोशन बता रहे थे। एक समान त्वरण क्या होगा, जैसे कि देखो ये, जैसे कि ये वाला, ये मेरा क्या चीज़ है, ये मेरा टाइम है और ये मेरा वेलोसिटी है। जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी माने कि t1 v1 t2 v2 t3 v3, और यदि हम यहाँ पर ग्राफ इसको जो हम मिलाएंगे तो यहाँ पर जो ये दे रहा है त्वरण, ये त्वरण किस प्रकार का त्वरण होगा, ये त्वरण किस प्रकार का त्वरण होगा बताओ, क्योंकि v1 t1 v2 एक कांस्टेंट त्वरण हो जाएगा। यहाँ पर देखो v1 t1 v2 t2 यहाँ पर जो होगा ये बराबर यहाँ पर होगा मेरा कांस्टेंट, यहाँ पर मेरा a बराबर होगा कांस्टेंट। यहाँ पर क्या मेरा ये 0 हो रहा है क्या, ये यहाँ पर 0 नहीं हो रहा। यदि यदि यहाँ बात करें, ये यदि वेलोसिटी टाइम के साथ जितना टाइम बढ़ रहा है उस अनुपात में यदि वेलोसिटी नहीं बढ़े तो त्वरण, यहाँ पर देखो यहाँ त्वरण 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। यदि यहाँ ये क्यों 0 नहीं हो रहा, क्योंकि जिस अनुपात में मेरा टाइम बढ़ रहा है उस अनुपात में मेरा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, इसलिए इस कंडीशन में त्वरण शून्य नहीं है। यदि हम दूसरे कंडीशन की बात करें, ये वाला, यहाँ टाइम ये है और वेलोसिटी ये वाला है। यदि यहाँ टाइम बढ़ रहा है t1 t2 t3 t4 ऐसे है, और यहाँ वेलोसिटी यहाँ पर ये वाला है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ t1 v1 2 3 4 मान लीजिए v3 है, यहाँ t2 t4 t5 t5, यानी कि ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर सेम है। इस कंडीशन में यदि हम यहाँ त्वरण की बात करें, इस कंडीशन में यहाँ त्वरण मेरा 0 होगा, यहाँ पर त्वरण मेरा 0 नहीं होगा। यानी जो मेरा लिफ्ट जा रहा है ये ग्राफ को अनुसरण कर रहा है। कौन सा ग्राफ को अनुसरण कर रहा है, इस ग्राफ को अनुसरण कर रहा है। हम ये जिस समय हम ग्राफ को पढ़ रहे थे मोशन वाला चैप्टर, उसमें हम इस चीज़ को देखे थे। तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे, एक समान होना चाहिए, जाती है, चलो इसको हम यहाँ पर घेर देते हैं। इस ग्राफ को यहाँ पर ध्यान रखना है। एक मिनट, अभी नहीं बोलो क्या बोल रहे। चलिए हेलो, हाँ, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, तो इस दशा में व्यक्ति जो होगा को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होगा। तो इस व्यक्ति को अपनी भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होगा। इस कंडीशन में उसका व्यक्ति में अपना भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखो डब्ल्यू डैश बराबर होता है mg प्लस माइनस ए, है ना। अब ये बराबर यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि जो डब्ल्यू डैश हो गया mg का मतलब उसका जो हो गया वो वास्तविक भार के बराबर हुआ। ये वास्तविक भार डब्ल्यू के बराबर, यानी डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू के बराबर हो गया। डब्ल्यू डैश बराबर ये किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू के बराबर हो गया। डब्ल्यू डैश किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू के बराबर हो गया। चलिए आगे कंडीशन 4 नंबर कंडीशन की बात करते हैं।
चौथा कंडीशन की हम बात करते हैं। चौथा कंडीशन क्या है मेरा? फोर्थ नंबर का कंडीशन ये है कि यदि नीचे जाते वक्त नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह जो है सो मुक्त वस्तुएं की भांति क्या करेगा? नीचे गिरेगी। मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगी। अतः यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा? जी हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा मेरा? जी हो जाएगा। तथा डब्ल्यू जो होगा मेरा, डब्ल्यू डैश जो बात करें वो क्या होगा? एम जी माइनस एम ए। क्यों? क्योंकि ए बराबर जी, यानी एक जहाँ जहाँ ए है वहाँ जी हो जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यानी यह क्या होगा? अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य, अर्थात व्यक्ति का अपना भार शून्य महसूस होगी। व्यक्ति को अपना भार कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पर इस कंडीशन में शून्य महसूस होगी। चलिए अगला कंडीशन हम यदि देखें कि यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय, अगला 5वां कंडीशन यदि देखें कि यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय डोरी टूट जाए और यदि लिफ्ट नीचे उतर रहा है और नीचे उतरते समय डोरी टूट जाए और डोरी टूटने के कारण यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए है ना, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक यानी कि जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक लिफ्ट का त्वरण, ये है लिफ्ट का त्वरण और ये जी है, ये गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है तो व्यक्ति उछलकर लिफ्ट की छत से टकरा जाता है। तो व्यक्ति उछलकर लिफ्ट की छत से टकरा जाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? व्यक्ति लिफ्ट से उछलेगा और लिफ्ट की छत से जाकर टकरा जाएगा। यानी इस कंडीशन में हम बात करें कि डब्ल्यू डैश जो है एम जी माइनस एम ये है, इसका लेस देन 0, यानी कि ये जो वैल्यू जो है एम जी माइनस एम ए का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? 0 से भी कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट बात कर लें कि जो वैल्यू होगा डब्ल्यू डैश का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन क्या होगा? 0 होगा। लेस देन क्या हो जाएगा? 0। अर्थात डब्ल्यू ऋणात्मक है। यानी क्या होगा कि डब्ल्यू यदि यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यानी वेट यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा? वेट नेगेटिव होगा। वेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझे कि जब भी लिफ्ट यहाँ पर ये क्या हो रहा है? एक ही दिशा में जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक समान वेग से ऊपर और नीचे की ओर जा रहा है, एक समान वेग से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बराबर 0 हो जाएगा, त्वरण 0 हो गया। इस कंडीशन में हम नीचे जाते वक्त डोरी टूट जाए, जैसे कि देखिए ये कंडीशन की बात करें, जैसे ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट जब नीचे जा रहा है, ये लिफ्ट नीचे जा रहा है और नीचे जाते समय मान लो कि अचानक से ये वाला डोरी यहाँ पर टूट गया। टूटने का कारण जो है ये तो एक्सीलरेशन नीचे की ओर हो रहा है, एक्सीलरेशन नीचे की ओर हो रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की ओर लग रहा है। यानी ये क्या करेगा
कि यदि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर यदि एक्सेलरेशन हो गया तो उसका तो भार शून्य हो जाएगा। पहला कंडीशन ये है कि उसका भार क्या होगा, शून्य होगा जब ये g के बराबर हो गया उस कंडीशन में। लेकिन अगला कंडीशन ये है कि ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट क्या हुआ कि ये नीचे जा रहा है और नीचे जाते वक्त जो है सो यहाँ पर डोरी इसका टूट गया। टूटने के कारण यदि ये इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा तेज हो जाए कि वो g को भी, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, वो g से भी अधिक हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इससे भी यदि अधिक हो जाए तो क्या होगा, व्यक्ति उछल कर, यानी कि व्यक्ति क्या करेगा, वेटलेस हो जाएगा। इस कंडीशन में व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्ति वेटलेस हो जाएगा, यानी वेटलेस हो जाएगा, यानी व्यक्ति वेटलेस महसूस करेगा और सीधे जाकर वो लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। तो हमने यहाँ तक जो आज का मेरे जो है गुरुत्वाकर्षण का जो पूरा कंडीशन था वो हमने देखे हैं। ये गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है, ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर यहीं पर मेरा एंड होता है। यदि हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करें इस चैप्टर के बारे में तो कुछ इससे थोड़ा हट के है, जो कि कहीं बुक में जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और तो कोई टीचर वगैरह भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं, यानी कि इसको गुप्त ही रखा गया है। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण के विचार मौजूद थे। हम यहाँ पर बात करें कि न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण के विचार मौजूद थे, और वो खासकर भारतीय गणित जो था ब्रह्मगुप्त और भास्कर ने वस्तु को गिरने के लिए खगोलीय पिंड का नियम दिया था। तो कुछ चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं कि इसके जो पुराने समय के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि हम एक चीज़ को देखते हैं कि न्यूटन से भी पहले, यदि हम यहाँ पर बात करें न्यूटन से भी पहले भी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण के विचार थे। न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण के जो विचार दिए, वो विचार जो दिए थे, न्यूटन से भी पहले गुरुत्वाकर्षण के विचार दिए हैं। वो किसने विचार दिए, तो वो जो विचार दिए हैं वो ब्रह्मगुप्त था और भास्कर था। वो कौन सा था, ये था ब्रह्मगुप्त और भास्कर। ब्रह्मगुप्त और लगभग 7वीं सदी में, और भास्कर लगभग 12वीं सदी में। ब्रह्मगुप्त लगभग कितना, 7वीं सदी, लगभग 7वीं सदी में। और ये भास्कर यदि बात करें, ये भास्कर लगभग ये था 12वीं सदी में, 12वीं सदी। इसने क्या किया, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का विचार दिया था। और ये जो था, ये जो दोनों था, ये दोनों व्यक्ति की हम यदि बात करें, ब्रह्मगुप्त और भास्कर, ये जो दोनों व्यक्ति जो था, ये दोनों व्यक्ति कौन था, ये दोनों व्यक्ति थे भारतीय गणितज्ञ था। ये दोनों व्यक्ति कौन था, भारतीय गणितज्ञ था। ये दोनों था भारतीय गणितज्ञ। इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि न्यूटन से भी पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के विचार दिए थे, ब्रह्मगुप्त और भास्कर। वो कौन सा था, भारतीय गणितज्ञ। इसने क्या दिया कि इसने दिया कि पृथ्वी की ओर गिरने और खगोलीय पिंडों के अपनी कक्षा में टिके रहने के लिए आकर्षण बल की अवधारणा का वर्णन किया था उसने। और इसी को उसने आधार बनाया, इसी को उसने किसने आधार बनाया, इसी को आधार बनाया किसने, न्यूटन ने। और उसने सार्वभौमिक नियम दिया था। यदि हम बोले ब्रह्मगुप्त 7वीं सदी में लिखा था कि पृथ्वी जैसे वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाली शक्ति है और ग्रहों को भी इसी आकर्षण बल द्वारा अपनी कक्षाओं में बनाए रखता है। भास्कर भी लिखा 12वीं सदी में लिखा कि गुरुत्वाकर्षण शब्द का उपयोग किया। ब्रह्मगुप्त ने भी अपने विचार में गुरुत्वाकर्षण शब्द का उपयोग किया था और यह समझाते हुए किया कि पृथ्वी जो है सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है, ये बोला। फिर गैलीली जो था, उन्हें न्यूटन से पहले गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण के गुणों का अध्ययन किया और न्यूटन के सिद्धांत को तैयार किया। यदि हम बोलें कि न्यूटन से पहले गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण के गुणों का अध्ययन किया, गुरुत्वाकर्षण के गुणों का जो अध्ययन किया था वो किसने किया था, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के गुणों का अध्ययन, गुरुत्वाकर्षण के गुणों का अध्ययन
जैसे गुरुत्वाकर्षण के गुण कौन सा हुआ, जैसे कि वस्तुएं समान दर से गिरती है हवा के प्रतिरोध को छोड़कर, माने कि वस्तुएं समान, ये होता है ना, वस्तुएं समान दर से गिरती है, वस्तुएं समान दर से गिरती है। इसको छोड़िए, हम यहाँ पर करें। जैसे कि हमने इसका गुणों का अध्ययन मैंने क्या हुआ कि न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण गुण क्या है कि यदि कोई वायु का प्रतिरोध नहीं रहेगा तो हमने क्या पढ़ा, जी जो होता है Gm/r², यानी कि वो गिरने वाली वस्तुओं के मास पर डिपेंड नहीं करे। ये किसका मास है, ये अर्थ का मास है, यानी गिरने वाली वस्तुओं के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के गुणों का जो अध्ययन जो किया था वो दिया था गैलीलियो ने, इसका अध्ययन किया था गैलीलियो ने इसका अध्ययन किया था गैलीलियो ने, और इसी को आधार बनाया न्यूटन, और उसने न्यूटन का सार्वभौमिक इकाई दिया था। यदि हम यहाँ पर बात करें ये क्या करता है, ये यदि हम यहाँ पर बात करें, ये आगे यदि हम बात करें कि चंद्रमा का सूर्य से प्रकाश से चमकना और ग्रहों के वैज्ञानिक व्याख्या जो है वो किया था आर्यभट्ट ने। पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना है ना, यदि हम यहाँ पर बात करें आर्यभट्ट के बारे में बात करें है ना, तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं, एक मिनट यहाँ पर, चलो इनको ले लेते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपना धुरी पर घूमना, ग्रहों और चंद्रमा का सूर्य के प्रकाश से चमकना, ग्रहों और चंद्रमा को जो हुआ को सूर्य के प्रकाश से चमकना है ना, और ग्रहों के वैज्ञानिक व्याख्या ये जो किया था, ये जो दिया था ग्रहों का वैज्ञानिक व्याख्या, ये सब जो दिया था, ये दिया था आर्यभट्ट ने। किसने दिया था ये बोला, ये जो दिया था वो दिया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। तो हम लोग बुक में यही चीज़ के बारे में पढ़ा, ये सब चीज़ के बारे में कहीं जानकारी नहीं मिला है। हम यही बताया जाता है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। ग्रहों की गति का किसने किया है, केपलर ने दिया। नहीं, पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना और ग्रहों का सूर्य के प्रकाश चमकना, ग्रहों का वैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था, उसके बाद केपलर ने इसको आधार बनाया। तो यदि हम यहाँ और बात करना चाहें तो जैसे शून्य का जो खोज तो था, शून्य का यदि खोज, ये शून्य का भी खोज किसने किया है, शून्य का भी खोज किया है आर्यभट्ट ने। शून्य का खोज भी आर्यभट्ट। पाई का मान जो परिकलित किया है, शून्य का खोज, पाई का मान, ये सब जो दिया है, पाई का मान ये जो परिकलित किया है वही इसी ने, आर्यभट्ट ने किया है। फिर बीजगणित को विकसित इसी ने किया है, दशमलव प्रणाली और बीजगणित और साइन की तालिका का निर्माण है ना। से बीजगणित, पाई का मान इसी ने दिया है। यदि बोलेंगे बीजगणित को विकसित, यानी दशमलव प्रणाली वाला बीजगणित, दशमलव प्रणाली बीजगणित इसी ने दिया है। दशमलव प्रणाली बीजगणित ये वाला है। और साइन वाला जो वो टेबल जो होता है, साइन कोस थीटा वाला वो जो है, वो सब किसने दिया है, इसी ने दिया है। शून्य का खोज, पाई का मान, दशमलव प्रणाली, बीजगणित सब दिया है आर्यभट्ट ने। ये भी किसने दिया है, ये दिया है आर्यभट्ट ने ही दिया है, आर्यभट्ट ने। तो साथियों, हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं और जो चैप्टर जो है मेरा गुरुत्वाकर्षण यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम अगली क्लास में इसकी आगे की फिजिक्स का जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे। धन्यवाद।